है उसको। क्या करें? आप बैठे रहो बस, मैंने शुरू को तो करा है। अब वो स्टार्ट करेंगे ना उधर से, मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। थोड़ा और नज़दीक हो जाए क्या? मुझे ही पूछना होगा ना। 7 बज गए ना। हाँ, नमस्कार मित्रों, मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्या भारतेंदु जी आप तक? जरा अपनी तरफ से ओके करें। मिश्र जी क्या है? हाँ, मिश्र जी आए हैं, सबसे पहले धन्यवाद। भारतेंदु जी को आवाज़ पहुंच रही है और साथियों तक पहुंच रही है मेरी आवाज़? ऑल क्लियरिटी है कि नहीं? सब साफ है आवाज़? उन्हें कैमरे पर लाएं डी। हेलो हेलो मिश्र जी। जी धन्यवाद धन्यवाद भारतेंदु जी। मेरी आवाज़ ठीक ठाक है ना? आवाज़ पहुँच गई। हाँ धन्यवाद। मैं सभी को अपनी तरफ से सहशिक्षा साहचर्य के पटल पर मुझे आने का मौका मिला है और भारतेंदु जी आद्यंत रचनात्मक हमारे मित्रों में से हैं। वो इस आयोजन के प्रस्तोता हैं, संयोजक हैं और ये भी उनकी क्रिएटिविटी का एक हिस्सा मैं मानता हूँ। साहित्यिक पत्रिकाओं पर इस बातचीत को केंद्रित करने का उनका जो आदेश है, जो उनकी इच्छा है, उससे मुझे भी बहुत खुशी है। और इसमें 2 पत्रिकाएं जिनको मैं संपादित करता रहा हूँ, एक पत्रिका तो काफ़ी अरसे पहले रुक गई, जो बच्चों के लिए थी, नई पौध नाम की पत्रिका, और दूसरी अलाव पत्रिका जिसका एक लंबा दौर रहा है साहित्यिक पत्रकारिता के संदर्भ में। वो अभी हाल में 1.5 साल पहले तक उसका 52वां अंक प्रकाशित हुआ था और पहला अंक उसका अगस्त 1988 में निकला था। बहुत सारे उस समय जो हम लोगों के साहित्यिक सरोकार थे, उनको ध्यान में रखते हुए लघु पत्रिकाएं निकल रही थीं और हमने भी वही अपना रास्ता अपनाया था। क्योंकि साहित्य हमारे लिए पूरे समाज की आवाज़ है। प्रेमचंद ने कहा भी है कि साहित्य जो है राजनीति के आगे आगे चलने वाली मशाल है। लेकिन और राजनीति कोई सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हमें कुर्सियों के इर्द गिर्द या कुर्सियों के माध्यम से दिखाई पड़ती है। राजनीति के प्रभाव पूरे हमारे जीवन पर, हमारे पूरे समाज के अप डाउन्स पर, उन तमाम विडंबनाओं पर उसको जोड़ के देखा जा सकता है कि जो राजनीति है वो किस तरह जन के पक्ष में है या जन के विरुद्ध है, विपक्ष में है। तो साहित्य इस ज़मीन पर, इस द्वंद्व के बीच से, इन विडंबनाओं के बीच से, इन चुनौतियों के बीच से साहित्य अपनी भूमिका अदा करता है।
साहित्य अपनी बात करना चाहता है अपने समाज से, अपने लोगों से, अपने युवाओं से और अपने बौद्धिक समाज से ख़ास तौर से। क्योंकि लघु पत्रिका आंदोलन जो रहा, जो लगभग 90 से कुछ पहले शुरू होकर, एक दौर वो पुराना था भारतेंदु के दौर का, जो भारतेंदु का दौर है, जो हमारी, जिसको उन्होंने हिंदी जागरण कहा है। तो नवता तो उन्होंने भी कहा है, नव जागरण, जागरण नहीं सिर्फ नव जागरण। तो नव जागरण की अपनी एक सत्ता और महत्ता है। किसी भी दौर में जब कोई काम होता है तो वो सिर्फ काम नहीं होता है, उसके पीछे एक बड़ा विज़न और बड़ा उद्देश्य होता है, या वो हालात होते हैं जिनको लेकर हमारा बौद्धिक समाज उद्वेलित होता है, परेशान होता है, संवेदित होता है। और तब वो अपनी रचनाशीलता के जितने भी आयाम और विविधताएं उसमें हैं, विधागत विविधताएं, उनके माध्यम से उन चुनौतियों का सामना करता, उस समय से संवाद करता है। तो ये जो लघु पत्रिकाएं रही हैं उस दौर में, आप उस दौर को याद करें अगर तो समझ में आएगा कि जो और पत्रिकाएं उस दौर में निकल रही थीं, उन सब के बीच अलाव ने जो अपनी शुरुआत की, आखिर उसके भी सिर्फ कोई कलात्मक सृजनात्मक सरोकार ही नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक चेतना को उन्नत करना और जगाना और एक प्रतिरोधी भावबोध के साथ रचनाशीलता को विकसित करना, ये उद्देश्य था हमारा उस समय जब हमने इस पत्रिका के बारे में सोचा था। एक और बात इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि पाश की हत्या हुई थी 88 में, 87 में शायद, और पहले मैं भूल रहा हूँ थोड़ा उसको। तो पाश की शहादत जो हुई उससे जोड़कर, उनकी स्मृति के साथ जोड़कर हमने इस पहले अंक को प्लान किया। भारतीय भाषाओं में कोई वैभिन्य नहीं है, क्योंकि असल जो वास्तविक एकता होती है वो विचार और सिद्धांत के साथ होती है। समाज की, बहुसंख्यक समाज की जो पीड़ाएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको महसूस करते हुए जो हम रचनात्मक दुनिया में अपना कुछ दायित्व निभाना चाहते हैं, वो लगभग वहाँ भाषाएं कोई विभाजन पैदा नहीं करती हैं। वो एक सामूहिक चेतना का हिस्सा है, जो एक राष्ट्र या एक देश के संदर्भ में हम जिसको देखते हैं, अपने समाज के संदर्भ में देखते हैं। तो हमने उस दौर में पाश को याद करते हुए पहला अंक निकाला, शुरुआत की उसकी। और एक हमारे अभिन्न मित्र थे पुरुषोत्तम प्रतीक, उनका देहांत 87 में हो गया था, अचानक हृदयाघात से हुआ। इस पत्रिका की योजना उनके साथ बनी थी और सितंबर 87 में उनका देहांत हुआ। वो भी हमारे मन में एक पीड़ा, एक तकलीफ़ थी कि चूँकि वो भी जनवादी सरोकारों को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार थे और मजदूर थे, कम पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत ऊर्जावान थे। तो उनके सरोकारों को याद करते हुए हिंदी की तरफ से और पंजाबी भाषा की तरफ से, जो उस समय तक प्रतिमान बन चुके थे पंजाबी कविता में, उनको हमने ये अंक समर्पित किया, पहला अंक। और मैं दरअसल कुछ अंक लेकर भी बैठा हूँ। तो ये मैं जो पहला अंक है उसका, मैं उसकी एक छवि दिखाना चाहता हूँ आपको। कितना सामान्य वो अंक था, लेकिन भावना उस तरह सामान्य नहीं थी और बहुत वलवले थे मन में कि हम ये एक बड़ा काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और कुछ ना कुछ इसकी सार्थकता होगी ज़रूर। ये देखिए ज़रा, ये उल्टा होकर दिख रहा है इसमें, ये पाश का चित्र है इस पर, और ये अलाव जो लिखा हुआ है मेरी कलम से लिखा हुआ है। तो ये है। और
इसमें जो पाश की कविता का एक टुकड़ा हमने दिया था मुख पृष्ठ पे ही, मैं उसको पढ़ देता हूँ। तुम सब कुछ भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बेहद चाह थी। वो पीड़ा है, संघर्ष करते हुए जिजीविषा का जो स्वर है वो इस कविता में, छोटी सी, पूरी कविता नहीं है, कविता का अंश है ये सिर्फ। तुम सब कुछ भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बेहद चाह थी, कि मैं जिंदगी में आकंठ डूबना चाहता था। मेरे हिस्से का भी जी लेना मेरी दोस्त, मेरे हिस्से का भी जी लेना। तो ये हमने उनकी स्मृति में ये जो जारी किया प्रवेशांक इस पत्रिका का, उसमें एक आध चीज़ और भी थी जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। हमने सोचा था कि हर अंक में हम अपनी जो हमारी नारी शक्ति है, जो बौद्धिक समाज में भी है और अपने समाज में परिवर्तनकामी चेतना के साथ भी जिनका रिश्ता रहा है, चाहे वो साहित्य में हो और चाहे साहित्य से बाहर वो हो, तो हर अंक में एक स्त्री रचनाकार या स्त्री व्यक्तित्व का उनसे बातचीत करेंगे और उसको रखेंगे। हमने पहला नाम तय किया दुर्गा भाभी का। उन दिनों वो गाज़ियाबाद में रहती थी तो उनसे मिलना भी सरल हो गया था, और हम लोग वहाँ मैं और मेरे साथी ब्रजमोहन, में एक बात और बीच में कहना चाहता हूँ कि इस प्रवेशांक के साथ मैं तो था ही, लेकिन हमारे 4 रचनाकार मित्र भी हमारे साथ थे। साथी ब्रजमोहन जो बहुत जनगीतकार जिन रहे हैं, बड़े सुपरिचित हैं, आजकल वो मुंबई में हैं, और लेकिन उनके गीत आज भी जगह जगह जन आंदोलनों का हिस्सा हैं। दूसरे डॉक्टर प्रताप अनम थे जो बुंदेली में और लोक भाषाओं में, ब्रज में भी उन्होंने लिखा है, गीतकार रहे वो, और अभी हैं हमारे साथ हैं, दिल्ली हैं। दूसरे विजयानंद अंशुक थे जो रंगमंच के साथी थे हमारे। प्रवीण अरोड़ा थे, वो भी रंगमंच के हमारे साथी थे। और एक उमाशंकर पथिक थे जो फिल्म से जुड़े हुए थे, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह से। इस तरह हम 4-5 लोग एक साथ हमने ये अभियान या एक काम शुरू किया था और हम आगे बढ़े। लेकिन धीमे धीमे दुर्भाग्य से क्या होता है कि जब हम कामों की शुरुआत करते हैं तो बहुत उल्लास और बहुत आगे जाने तक की होती है। प्लानिंग तो नहीं होती, मैं समझता हूँ, प्लानिंग तो थोड़ी दूसरी चीज़ हो जाएगी, लेकिन उत्साह होता है एक कि हमें ये काम करना है और नया काम हम शुरू किया है तो नई तरह से हमको करना है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए ये लोग थे और हमने उसको इस तरह से, तो मैं और साथी ब्रजमोहन दुर्गा भाभी जी से हमने बातचीत की, जाके करीब काफ़ी देर तक बातचीत की थी और पहले अंक का हिस्सा थी वो बातचीत। दूसरे अंक में जो था वो उनका दूसरा अंक हमने जो लिया था, दूसरा अंक जब आया तो उसमें हमने जिस स्त्री महिला रचनाकार को शामिल किया वो फहमीदा रियाज उन दिनों आई हुई थी, पाकिस्तान की जो प्रगतिशील कवित्रियों में काफ़ी उनका बड़ा नाम है। वो देश निकाले फिरती उन दिनों, सत्ता के खिलाफ वो भी लड़ रही थी, वहाँ उनको निकाल दिया था वहाँ के तानाशाह ने। तो उनका बल्कि देश निकाला ख़त्म होने वाला था, बेनज़ीर की शादी का आमंत्रण उनको आया था और तब उनका देश निकाला भी समाप्त हुआ और 88 में वो यहाँ से गई, 88 में गई थी। तो हमने बल्कि ये जो इंटरव्यू मैंने किया था उनका अकेले जाके फहमीदा जी का, तो वो अपना सामान, एक तरफ सामान बंध रहा था उनका जाने के लिए वापस, और मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, भाग दौड़, घर पूरे घर में ऐसे। उसमें अगर कैसेट वो मेरे पास है, उसमें उसकी जो बर्तनों की और काम, वो बहुत सारा सामान था, उसकी आवाज़ें भी शामिल हैं उसमें। तो खैर वो बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने ये कहा था कि कविता ने गद्यात्मक होकर कुछ ना कुछ तो मूल्यवान खोया है, ये उसका हेडिंग भी दिया था मैंने।
और ये उनकी पीड़ा थी, और वहाँ आंखें छलक रही थी उनकी उस बातचीत में, जब वो अपने इस परिवेश, इस दौर को याद कर रही थी, अपनी पीड़ाओं के साथ जोड़कर देख रही थी हमारे भारतीय समाज की तकलीफ़ों को। उस दौर में आप जानते हैं कि राम मंदिर का बहुत शोर शराबा चारों तरफ था, और उधर वो मंडल और कमंडल और तमाम चीज़ें घटित हो रही थी। तो ये 87 का दौर है, और आप जानते हैं उसके बाद वो क्या हुआ आगे। तो 3-4 अंकों में हमने तीसरे अंक में विष्णुचंद्र शर्मा जी को लिया, फिर चौथे अंक में मैनेजर पांडे जी को रखा। वो रहा वो जो हमने संकल्प किया था कि हम एक स्त्री रचनाकार को रखेंगे या एक्टिविस्ट को रखेंगे, वो निर्वाह उसका हम नहीं कर पाए। जाहिर है ये सब स्वाभाविक भी था। तो खैर, दुर्गा भाभी और फहमीदा रियाज से जो हमारी बातचीत है वो बाद में एक मेरी किताब आई, कहा उन्होंने, उसमें शामिल है। बरानिकोव साहब से हमने और पहले इंटरव्यू किया था। तो खैर, वो दोनों इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आज भी मुझे वो सबसे अपने प्रिय लगते हैं। और ये हमने काम किया, यानी हमारा जो शुरू से ही ये उद्देश्य था अलाव को लेकर कि हम ट्रेडिशन में नहीं बनेंगे, हम लीक पर नहीं चलेंगे, हम कुछ अलग तरह से करेंगे, और सिर्फ रचनात्मकता से ही नहीं बने रहेंगे, बल्कि उसकी जो सक्रियता है, साहित्य के माध्यम से जो सामाजिक सक्रियताएं होनी चाहिए, संगोष्ठियाँ हों, विचार गोष्ठियाँ हों, तमाम तरह के हालात पर तबसरा हो, ये सब चीज़ें हमारे मन में थी, और ऐसा होता भी था। इसके बाद एक अंक हमने, तीसरा अंक था शायद, वो अलाव का तीसरा अंक है मेरा हाल है, वो था कविता विशेषांक। विशेषांक तो मैंने नहीं कहा उसको, बल्कि बजिद मैंने विशेषांक, हमारे साथियों में जो बात हुई ना, विशेषांक हम नहीं कहेंगे। विशेषांक तो विशेषांकों की क्रम में आ जाएगा, उसमें विशेषांक होगा वो, लेकिन उसके नाम के साथ विशेषांक हम नहीं जोड़ेंगे, ये तय किया। उसका संपादकीय मैंने लिखा, उस पर मैंने उसका हेडिंग भी यही दिया था, विशेषांक नहीं कवितांक। मेरी आज भी मैं ये सोचता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण काम हमारी लघु पत्रिकाओं ने किया है। पहल जैसी पत्रिका का अपना इतिहास है। हालांकि मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि पहल के उस महत्वपूर्ण इतिहास का एक पक्ष ये भी है जो मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी देता रहा है, कि वो भारतीय उपमहाद्वीप की और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय जो साहित्य की दुनिया है, उस पर तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ऐतिहासिक और बड़ा काम किया है लगातार उस पत्रिका ने, लेकिन जो स्थानीयता का, जो स्थानीय रचनाशीलता का जो हमारा हिस्सेदारी है हमारे रचनाकारों की, ख़ासतौर से हिंदी भाषा में, उसको कम स्पेस मिला है वहाँ। तो हमारे मन में ये भी था कि हम जो हिंदी का क्षेत्र है उसमें जो सहज रचनाशीलता है और उसकी छंदोबद्धता जो है, उसकी जो छांदस परंपरा है, उसको भी हम साथ में लेकर चलें, और कविता और छंद जो फ्री वर्स, गद्यात्मक कविता और पद्यात्मक जो रूप हैं कविता के, उसमें कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। और वो उससे आलोचना का भी नुकसान है, और हिंदी के काव्य रूपों का भी अपने आप में नुकसान है। ख़ासतौर से गीत, नवगीत, गज़ल, ये जो चीज़ें आ रही थी, तो उन पर एक नकारात्मक मैसेज ज़्यादा था कि हिंदी की जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं वो बराबर सम्मानित नहीं कर रही हैं इन तमाम एक दौर में, एक समय की रचनाशीलता के जितने भी काव्य रूप हैं उनको। तो इस भेद से भी हम थोड़ा सा, गंगा प्रसाद शर्मा जी दिख रहे हैं मुझे, और स्वागत है उनका, धन्यवाद। तो ये हमारे मन में एक छटपटाहट भी थी कि हम बराबर सम्मानित करेंगे चीज़ों को और रचना रूपों को, और वहाँ कोई बंटवारा उस तरह का नहीं होगा। तो हमने जो वो कविता विशेषांक नहीं कवितांक निकाला था, इस विचार के साथ भी वो था, उसकी प्रस्तुति थी। दूसरे एक और बात उसमें थी हमारी, कि हम बड़े नामों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हम कविताओं को कसौटी बनाएंगे, कवियों को नहीं। कोई ऐसा नहीं कि हमने बड़े नामों से अप्रोच नहीं किया था, लेकिन नई पत्रिका को बड़े नाम जरा उससे बचना चाहते हैं।
पता नहीं कैसी होगी, क्या होगा। और ये संपादक जो है, इसका नाम में ही कृषक जुड़ा हुआ है, ये आधुनिक तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भी बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे वो ये सोच कर भी बात अपना कन्नी काटते रहे, और अपने बड़प्पन के नाते भी कन्नी काटते रहे। बड़प्पन के भी बड़े अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बड़प्पन की परिभाषा से बाहर चली जाती हैं वो चीज़ें, ऐसा भी होता है। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो उसमें हमने रचनाओं पर ध्यान दिया, और मैं आपको बताऊं, अगर उसकी सूची कहीं आप देखें उस अंक की, तो उसमें वो बहुत सारे बड़े नाम भी हैं हमारे, और वो नाम भी हैं जो बाद में आकर चमके, और वो तमाम रचना रूपों के साथ हैं अपने, हमने कोई विभाजन नहीं किया था। और काफ़ी चर्चा वर्चा रही उसकी। खैर, उसके बाद एक और हमने विशेषांक निकाला, और ये हमारी जो शुरू से जो छटपटाहट थी, या हमारा सोचना था इसके बारे में कि हिंदी कविता के जितने काव्य रूप हैं उनमें जो छंदोबद्ध काव्य रूप हैं उन पर हिंदी आलोचना क्यों चुप्पी साधे हुए है। ये चुप्पी आज भी है, किसी हद तक टूटी है, लेकिन फिर भी है। आज भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो हैं गीत या गज़ल पर गंभीर आलोचनात्मक काम नहीं कर रही हैं, नहीं चाहती वो छापना, उनकी उन रचनाओं को देखना भी नहीं चाहती। तो हमने ये भी उसमें जो पांचवा अंक था शायद, अभिजनवादी हिंदी काव्यालोचना, ये नाम हमने दिया। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं बहुत प्रामाणिक तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन ये नाम मैंने, अच्छा, मैनेजर पांडे साहब का इंटरव्यू इस पे इस अंक के लिए ख़ास तौर से हमने लिया था कि अभिजनवादी हिंदी काव्यालोचना हिंदी में है या नहीं है, इस पर आपको अपना व्यू देना है, अपनी राय देनी है। तो किंतु परंतु करते हुए उन्होंने अंततः स्वीकार किया। हालांकि वो अभिजनवादी हिंदी काव्यालोचना को आधुनिक हिंदी काव्यालोचना कह रहे थे बराबर। हमने देखिए, आप घालमेल कर
उसका आंदोलन पर असर पड़ा, संगठन पर असर पड़ा, बहुत सारे नुकसान आगे हुए। खैर, तो हमने उन पर भी ख़ास तौर से सफदर और गोरख पांडे पर एक ही अंक में 2 लंबे आलेख लिखे थे। एक ब्रजमोहन ने लिखा था एक, और एक की मुझको याद नहीं आ रही है अभी, लेकिन दोनों को हमने श्रद्धांजलि देते हुए, उनके मूल्यांकन करते हुए और उनकी अपनी जो त्रासदियाँ थीं उनको लेकर ये अंक हमने निकाले थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो अलाव की शुरुआती यात्रा है, उसकी शुरुआत है, वो सिर्फ साहित्य की सेवा नहीं थी। वो साहित्य के माध्यम से जन चेतना और जन प्रतिरोध की जो परंपरा है रही है हमारे साहित्य में। आप बहुत पीछे चले जाइए और आज तक आ जाइए, क्योंकि सिर्फ कला के सहारे तो हम कोई सामाजिक काम नहीं कर सकते। करेंगे, वो होगा, वो भी काम होगा, लेकिन हर रचनाकार का, हर साहित्यिक, हर पीढ़ी का एक अपना दौर और अपना समय होता है, अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो जो सजग रचनाकार हैं वो जिस रचनाशीलता के साथ जुड़ते हैं, उनको प्लेटफार्म लघु पत्रिकाओं ने दिया और देती हैं। इसीलिए बहुत सारी पत्रिकाएं, उनके संपादक उनकी उस कमिटमेंट को, उनकी उस प्रतिरोधी प्रतिबद्धता को महत्व देती हैं और उनको एक मंच देती हैं। मैं कहता हूँ कि लघु पत्रिकाएं जो हैं, मोर्चा और मंच दोनों हैं, मंच भी हैं और मोर्चा भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो अपनी रचनाशीलता को आगे बढ़ाती हैं, अपने दौर की उस मूल्यवान रचनाशीलता को जिसका संबंध समाज के विकास और समाज की मानवीय और सामाजिक चेतना को उन्नत करने के लिए होता है, जिन पत्रिकाओं का संकल्प होता है। हरे राम समीप जी हैं, नमस्कार, धन्यवाद, आप हैं मौजूद, अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लगातार हमारे अलाव के जो हम काम कर रहे थे उसके पीछे थी। जाहिर है कुछ ऐसा होता है, जब यात्रा आगे बढ़ती है तो कुछ लोग असहमतियाँ भी होती हैं साथियों में, और उन असहमतियों से हमें भी गुजरना पड़ा। हमारे मेरा ख्याल है तीसरे या चौथे अंक तक आते आते हमारे 3 साथी हमसे अलग हो गए थे। 91 तक आते आते, लगभग 92-91 तक, और फिर 1-2 साथी और हमारे बाद में जाकर अलग हुए। मैं अकेला फिर मैं रह गया, क्योंकि मैंने जिस भावना के साथ इसको शुरू किया था, पूंजी का कोई मतलब ही नहीं था। पूंजी कहाँ, कोई मतलब ही नहीं था पूंजी से। पूंजीवाद के खिलाफ होंगे और आप पूंजी को इकट्ठा करना चाहेंगे पत्रिकाओं के माध्यम से, तो वो तो और अपने साथ बेईमानी है। इसका मतलब तो ये तो गड़बड़ हो गया सब सारा। तो एक यात्रा हमने जो की थी वो सामाजिक चेतना और सामाजिक दायित्वों से जुड़कर साहित्य की रचनाशीलता को विकसित और उनके साथ जुड़ना और आगे बढ़ना एक तरह का ही था। लेकिन धीमे धीमे वो चीज़ें रुकती गईं और स्वरूप में भी हमको परिवर्तन करना पड़ा। आप ये देखिए कि पहला हमने उसका जो आदर्श वाक्य था, हर पत्रिका का एक आदर्श वाक्य बनाने की परंपरा है। तो अलाव कृषि कर्म से उसका रिश्ता है, ग्रामीण चेतना के साथ उसका रिश्ता है शब्द का, और शब्द के पीछे फिर पूरी संस्कृति होती है, अर्थ संस्कृति। अर्थ वो नहीं जो, तो उसमें ध्वनि, अर्थ ध्वनि जो है उसकी, उसका जो भाषागत सरोकार है अर्थ उसका, तो वो चीज़ें हमारे उसमें थी, साथ में शामिल थी। तो उसका जो उद्देश्य वाक्य हमने रखा था अलाव के नीचे, वो था आग बिन रोटी नहीं होगी। मेरी एक गीत की पंक्ति है ये,
आग बिन रोटी नहीं होगी। तो वो 3 4 5 अंकों तक चलती रही। बाद में हमने उसको, जब ये आंदोलनात्मक शिथिलता जब आई, तो हमें लगा कि हम, कुछ साथियों ने भी कहा, कुछ हमारे रचनाकारों ने भी कहा कि यार ये स्लोगन जो है, ये जो वाक्य आपने रखा है, ये कुछ इसकी सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं हैं। और जबकि हमें थोड़ा सा और अपने आप को समाज के बहुसंख्यक लोगों, बहुसंख्यक समाज तक पहुंचने की भी ज़रूरत है। तो कई लोग इसको पढ़ के ही बिदक जाएंगे। बात उनकी ठीक थी और ये होता है, लेकिन ये इसके लिए, चूँकि इस पर टिके रहने के लिए अपना जिगरा भी चाहिए और सामने वाले का भी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो विचार विमर्श के बाद हमने, रहबर साहब भी उसमें शामिल थे इस विचार विमर्श में, शलभ श्री राम सिंह भी शामिल थे। हमने उनसे चर्चा की कि हाँ, ज़्यादा बहुसंख्यक लोगों तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा और इसको सरलीकृत कर दिया जाए या उद्देश्य को और स्पष्ट कर दिया जाए। काव्यात्मकता के नाते वो उस उद्देश्य को व्यापकता के साथ ये नहीं कह पा रही है पंक्ति। हालांकि वो पंक्ति मुझे आज भी प्रिय है, मेरा वो पूरा गीत प्रिय है मुझे, आग बिन रोटी नहीं होगी। तो ये था। खैर, हमने उसको फिर साधारण तौर पर एक वाक्य दिया, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो रख लिया कि ये जन चेतना को उन्नत करने का जो हमारा मोटिव था, उसी संदर्भ में हमने एक वाक्य उसके साथ जोड़ कर रखा। अलाव की जो ये यात्रा है, इसमें उपलब्धियां तो बहुत सारी नहीं हैं जिनको हम कहें कि साहब हमने बहुत कोई बड़ा ऐसा काम कर दिया साहित्यिक पत्रिका के आंदोलन में। लेकिन इसको हमारे साथियों ने, हमारे अग्रजों ने, जिनमें भीष्म साहनी से लेके और हमारे राजेंद्र यादव और तमाम असगर बजाज साहब हैं और मैनेजर पांडे, नामवर सिंह भी, नामवर सिंह को अलाव बेहद पसंद था और उनको नहीं मिलता था तो वो कहते थे कि अलाव कहाँ है, तो मैं उनको पहुंचाता था हर अंक। तो बहुत सारे हमारे गुरुजनों ने, गुरुजन ना भी कहें तो हमारे अग्रजों ने अलाव को पसंद किया और प्रोत्साहित भी किया। मेरे ऐसे मित्र भी मेरे साथ रहे और जिनको हमारी साहित्यिक बिरादरी थोड़ा सा विद्रूप के साथ उनके नाम को याद करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं सुरेंद्र शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। अलाव ने 4-5 विशेषांक निकाले, जिसमें कुछ अंक बड़े भी थे और कुछ सामान्य अंक भी 2-2, 250-250 पृष्ठों के निकले हैं। तो लेकिन सुरेंद्र शर्मा ने हमेशा हमारे पुराने मित्रों में से रहे हैं, वो मित्रवत। उन्होंने हर विशेषांक को कहा कि कृषक जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन कोई भी विशेषांक प्लान करें तो मुझे ज़रूर बताइए। वो अपनी तरफ से विज्ञापन के नाते, विज्ञापन के रूप में, क्योंकि उनका अपना समाज और विस्तार है, उसका शेठा आधारित है, तो वो मेरी मदद करते रहे। और कभी उन्होंने ये आकांक्षा, ये इच्छा या संकेत भी नहीं दिया कि मुझे भी कभी, क्योंकि मैं उनकी गरिमा और उसका सम्मान करता हूँ। और बहुत सारे हास्य के हंसोड़ बहुत सारे लोगों के बीच में, वो जब उस हंसोड़ समाज के बीच से निकलकर बाहर कभी आपने बात की हो, किसी को मौका मिला हो, तो उस आदमी में कुछ अलग तरह का साहित्यिक वो है, समझ है। आधुनिक कविता, आधुनिक कहानी, आधुनिक है बहरहाल। तो ऐसे भी हमारे मित्र मेरे साथ रहे हैं। रचनाशील मित्र तो रहे ही हैं, जिनको मैं लेखक के रूप में सम्मानित हमेशा मानता रहा हूँ। उन लोगों ने और हमारी नई पीढ़ी ने, नए जनरेशन ने काम किया। इस यात्रा में एक कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, अनुभव के दायरे में आती हैं, वो कि उससे साहित्यिक पत्रिकाओं की एक, या लघु पत्रिकाओं की एक महत्वाकांक्षाएं जो उसके साथ जोड़कर रचनाकार चलते हैं या जुड़ना चाहते हैं,
ये भी एक पहलू है। वहाँ गुटबाजी भी आ जाती है, वहाँ निहित स्वार्थ आ जाते हैं, और कुछ रचनाकार मित्र चाहते हैं कि हम आपकी इस रूप में मदद करेंगे और आप हमको विशेष तौर पर प्रस्तुत कीजिए। ऐसे एक दो मित्रों के साथ नाम नहीं लूँगा मैं। तो ये जो आकांक्षाएं हैं, अगर ये आकांक्षाएं हम पर हावी हो जाएं, किसी पत्रिका पर हावी हो जाएं, जिसके कुछ मूल्य हैं, जिसके कुछ उद्देश्य हैं, जिसके कुछ सपने हैं, जिसके कुछ संकल्प हैं, अगर उन पर हावी हो जाएंगे तो आप गए। फिर तो आपका ज़मीर जो है वो गड़बड़ा गया ना। तो मेरे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आईं, लेकिन मैंने कभी सर झुकाया नहीं। अंक निकला ना निकला, कई कई महीने, साल में एक ही निकला, कई बार 2 निकले, 3 निकले, ये सब चलता रहा। एक सज्जन ने कहा कि साहब मैं आपका पासपोर्ट बनवा रहा हूँ, पाकिस्तान की यात्रा कराएंगे। उनके कुछ संपर्क थे वहाँ उर्दू साहित्यकारों से, वहाँ चलना है और आप मेरा उपन्यास एक पूरा अंक जो है प्लान कर दें, इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इससे मुक्त रखेंगे तो। एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि साहब हम पर, हमारी पूरी रचनाशीलता पर एक विशेष अंक जो है अलाव का आप कुछ करें और हम ये करेंगे वो करेंगे। हमने उनको भी हाथ जोड़ लिया। एक और सज्जन बहुत ही चर्चित हैं, वो उन्होंने, क्या हुआ कि मैंने एक अंक में संपादकीय लिखा था देवी प्रसाद मिश्र जी की कविता को लेकर, और उनके द्वारा ही विष्णु खरे जी का इंटरव्यू भी उसी अंक में था। उस पर मैंने वो अंक, मतलब वो ऐसे था कि देवी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं को, या उस कविता को, लंबी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे, लेकिन वो सर से गुजर जाते हैं। ये भी एक उनके बारे में सुपरिचित तथ्य है, खासतौर से मेरे जैसे लोगों के लिए। तो उस लंबी कविता को लेकर और विष्णु खरे जी का जो इंटरव्यू किया था देवी प्रसाद जी ने ही, वो एक ही अंक में पहल का जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो उन दोनों चीज़ों को लेकर मैंने एक संपादकीय लिखा, 11वें अंक में शायद वो था, बड़ा अंक था, अच्छा अंक था। तो उस पर लिखा मैंने, और प्रार्थना के शिल्प में नहीं, इस शीर्षक से मैंने लिखा। और मैंने कुछ सवाल उठाए कि, तो उसको लेकर जो चिंताएं मेरी थीं, जनवादी भाषा और शिल्प के संदर्भ भी उसके साथ जुड़े हुए थे। सोच सरोकार के साथ साथ उसकी शिल्पगत जो उनकी विशेषताएं हैं मिश्र जी की कविताओं की, वो, और उन्होंने जो बातचीत की थी, तो बातचीत इस तरह से कुछ चीज़ें आ रही थी निकल कर कि जैसे वो देवी प्रसाद जी की कविताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। लगता है कि जैसे ज्ञानरंजन तो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझको अपनी साहित्यिक पत्रकारिता की जो हमारी यात्रा है उसमें अलाव को उन्होंने सुर्ख फूल कहा है, अपने साथ जोड़कर। सुर्ख फूल, ये हमारा, आप हमारे गुलदस्ते के सुर्ख फूल हैं अलाव के बारे में उन्होंने कहा है, तो आदरणीय हैं वो। लेकिन फिर भी मैंने उनको भी कटघरे में खड़े करते हुए एक संपादकीय लिखा। उसी अंक में हमारे, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक दूसरे तीसरे, ये तो संदर्भ से आ गया क्योंकि बेस तो ये करेगा, जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि आपने जिन मुद्दों को उठाया है संपादकीय में मिश्र जी के और खरे साहब के माध्यम से, वो तो बहुत जेन्युइन चिंताएं हैं, और मैं ये आपका वो करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपकी सराहना करता हूँ कि ऐसे सवालों से आप टकराते हैं जो हम सबके सवाल हैं। ये सब उन्होंने बातें कही। सोमदत्त शर्मा जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो उन्होंने ये मुझे कहा, फ़ोन करके कहा, लंबे लंबे फ़ोन करते हैं, रात में भी करते थे वो, लेकिन वो नहीं है जो दूरदर्शन में बैठते थे, वो नहीं है, ध्यान रखिए। वो तो बहुत ही
मूल्यवान साथी थे हमारे, कुबेर दत्त। ये कुबेर दत्त की बात नहीं है, ये एक और साथी थे हमारे, जो वो भी देर रात फ़ोन करते थे और लंबे लंबे करते थे और आत्म केंद्रित होकर बातें होती थी और कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने मेरी प्रशंसा करते हुए उस संपादकीय को लेकर ये कहा कि उसी अंक में मेरी कविता छपी है लंबी, जिसमें ये दोनों चीज़ें आपने केंद्रित की हैं। तो जो आपकी चिंताओं के साथ जो खड़ी हुई कविता है उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया अपने संपादकीय में? मैं तो मौजूद था वहाँ, तो आपने मेरी कविता का जिक्र क्यों नहीं किया? ये उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई ये तो किसी भी तरह से संगत नहीं होता। मैं आपकी कविता के सहारे अपनी बात को पुष्ट नहीं करना चाहता। मैं अपने सोच और सरोकार के नाते मैंने उन दोनों चीज़ों को, और मेरे लिए आपका सहारा लेना तो कोई ज़रूरी नहीं था। और आप क्यों आप डिक्टेट करेंगे मुझे कि मैं क्या संपादकीय लिखूं और कैसे लिखूं? ये सारी बातें हुई। खैर, तो संबंध कट हो गया। अब दुआ सलाम तो अब भी है, लेकिन वो जो एक ख़ास तरह का जुड़ाव था वो नहीं रहा। तो ऐसे अवसर भी आए जहाँ खिन्नता हुई बहुत, और हम अपनी ही बिरादरी यानी अपनी ही लेखकीय बिरादरी को समझने की कुछ और हमें गुंजाइश, जब हम कोई काम करते हैं, कोई अभियान किसी उसमें जुटे होते हैं मिशन में, तो वहाँ बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव आते ही हैं। तो अलाउ की इस यात्रा में भी वो खट्टे मीठे अनुभव लगातार बने रहे और अभी भी बने हैं। 1.5 साल हो गया है, अंक नहीं निकला नया, निकालूंगा। देखिए, कोशिश है, स्थगिति कहता हूँ मैं। मुझे बंद करना या रोक देना अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होती है। तो ये सब रहा है उसके साथ, और बहुत सारे मोर्चों पर जूझना पड़ता है। एक और संदर्भ में देना चाहता हूँ मैं, समय तो खैर अभी है, होगा मेरे ख्याल है। मुझे कुछ कविताएं भी सुनानी है आप लोगों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को। तो पंजाब अंक को 91 में, ये संदर्भ जरूरी संदर्भ है, मैं इसलिए वापस थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। पंजाब विशेषांक को एक वो थी, एक संस्था का नाम मैं जरा भूल रहा हूँ अभी, एक मिनट। हाँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी पत्रकारिता संस्थान था एक नई दिल्ली में। उसने कुछ लघु पत्रिकाओं को, साहित्यिक पत्रिकाओं को पुरस्कृत करने की शुरुआत की थी, और कुछ पत्रकारों को, जो हमारे बड़े पत्रकारों, राजेंद्र माथुर जैसे बड़े पत्रकार, और दूसरे कई अखबारों के पत्रकारों को और लेखकों को और लघु पत्रिकाओं को सम्मानित करने का एक प्लानिंग की थी। और संस्था का नाम मैंने बताया आपको। उन्होंने अलाव के पंजाब अंक को भी लघु पत्रिकाओं के उसमें सूची में शामिल किया, और उसको उन्होंने चिट्ठी उट्ठी आई, हमारे पास आई, थोड़ी खतो खिताबत हुई इस सिलसिले में। पता चला, हमने भी थोड़ी जानने की कोशिश की क्या है। पता चला कि वो जो पुरस्कार दिया जाएगा 5,000 का पुरस्कार था, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे लिए 5,000 उस समय बहुत, 50,000 थे। 91 की बात है। तो हमने उनसे जब पता किया थोड़ा सा, और खतो खिताबत हुई, और कुछ और सूत्रों से शलभ श्री राम सिंह उन दिनों वहीं थे, बल्कि वो कुछ ही दिन पहले वहाँ उस संस्था से डायरेक्टर पद को छोड़ दिया था उन्होंने। तो माथा तो हमारा तब भी ठनक गया था कि इसमें गोलमाल कुछ ना कुछ है जरूर। बहुत महत्वाकांक्षाएं लेकर बहुत सारी संस्थाएं अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे करती हैं। तो वहाँ राजेंद्र जैन नाम के एक सज्जन थे, उसके संस्थापक और वो जो भी थे। तो खैर, पता चला कि ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथों ये पुरस्कार दिया जाना है, जो रिटायर हो चुके थे, सेवा मुक्त हो गए थे, राष्ट्रपति नहीं थे उन दिनों, तो उनके हाथों दिया जाएगा। हमने बहुत विनम्रता के साथ विचार किया। हमारे साथी हमारे साथ थे उस समय संपादकीय मंडल के। हम सब लोगों ने लगभग ये तय किया, 3 तो हमारे साथ थे ही, 2-3 हम 3 लोग थे उस समय जब ये निर्णय लिया गया। हमने कहा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमने उनका धन्यवाद भी किया लिखित में।
और उस पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। और कारण भी हमने बताया कि पंजाब त्रासदी या हिंसा या अलगाववाद के पीछे जो ताकतें रही हैं, ज्ञानी जैल सिंह भी अपने समय में उसको बढ़ावा देने वाले रहे हैं। और हम पंजाब की उस दुर्दशा के विरुद्ध जो साहित्यिकता है, वहाँ की रचनाशीलता है, उस दौर की त्रासदियों को लेकर, उन तकलीफ़ों को लेकर जो साहित्य व्यक्त कर रहा है, उस पर हमने केंद्रित किया है अंक। तो हम एक ऐसे आदमी के हाथों पुरस्कार ग्रहण करने में असमर्थ हैं, ये हमने उनको लिखकर और उनसे क्षमा प्रार्थना की और आभार व्यक्त करते हुए। तो ऐसे अवसर भी आते हैं जब आप कसौटी पर होते हैं, अपनी इम्तहान दे रहे होते हैं, अपनी यात्रा में बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं। तो ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ा। कुछ उदाहरण मैंने पहले दिए थे, ये भी एक प्रसंग है। एक अंक हमने निकाला, मैं 2-3 विशेषांकों के नाम ले देना चाहता हूँ आपको। नेपाली जी पर, गोपाल सिंह नेपाली पर लगभग हिंदी साहित्य में बाद में कुछ अंक जरूर निकले, छोटे या जो भी जैसे निकले, लेकिन उनकी जन्म शती पर मैंने 500-550 पेज का विशेषांक निकाला और बहुत इम्पोर्टेंट अंक है वो। और उसमें मेरे मित्रों ने, नंदन जी हमारे मुजफ्फरपुर में मित्र हैं, उनका काम भी है नेपाली जी पर। तो ऐसे साथियों ने हमको रचनात्मक सहयोग दिया और नेपाली जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी हमने साझी की और एक महत्वपूर्ण काम मैंने वो किया उस रूप में, अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको। उसकी चर्चा रही, उस अंक की आज भी मांग है, चर्चा रही, लेकिन सीमाएं हैं, लघु पत्रिकाओं कहाँ मांग पूरी करेंगी। हमने शील पर, मन्नूलाल शील जो प्रगतिशील आंदोलन के एक बड़ा नाम माना जाता है, हालांकि चर्चा नहीं हुई उनकी, क्योंकि वो किसान चेतना से जुड़े हुए आदमी थे और मजदूर रहे भी, मजदूरों के बीच में ही जीवन भर काम किया, मुंबई वगैरह में। फिल्मों में भी थोड़ा सा उनकी हिस्सेदारी रही कुछ समय तक। बहुत महत्वपूर्ण साथी थे, लेकिन उनको उस तरह से जाना माना नहीं गया। कुछ हमारे प्रगतिशील आलोचकों ने या जनवादी आलोचकों ने तो ये तक कहा कि शील जी तो कभी नहीं है। दुख होता है कि हम उन जनधर्मी, उन जनोन्मुख, उन संकल्पशील, उन मूल्यों के तहत जीने वाले और लिखने वाले रचनाकारों के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने अभिजनवाद कहा है, जनवाद को। तो ये सब चीज़ें हैं, उन पर मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट अंक 2007 में निकाला। 2007 वो अंक है। नईम पर हमने निकाला एक अंक, नईम जी के देहांत के बाद, जब उनकी पहली बरसी थी, तब मैंने उनको याद किया। और वो बड़ा भव्य समारोह देवास में हुआ था। अदम भी थे उसमें, नामवर जी मुख्य तौर पर वहाँ आमंत्रित थे, क्योंकि नामवर सिंह जी ने नईम को पढ़ाया था सागर विश्वविद्यालय में। तो एक छात्र मानते थे उनको वो अपना, और वो गुरुजन थे, जाहिर है उनके थे। साल भर पढ़ाया हो या 6 महीने पढ़ाया, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ नामवर जी ने, इसको भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। नामवर जी की स्मृति शेष हैं अब तो वो हमारे, लेकिन इस मुद्दे पर वो काफ़ी मेरी उनकी नोक झोंक भी हुई और उनको बुरा भी लगा थोड़ा सा। तो ये सब रहा। तो वहाँ नामवर जी के उसमें नेतृत्व में या अध्यक्षता उनकी थी पूरे मंच पर। बहुत अच्छा बोले थे वो, लेकिन बोलते हुए हम लोग कविता पाठ करना था। मैं था, आदम गोंडवी साहब थे, राम मेश्राम थे भोपाल से, निर्मल शुक्ल थे लखनऊ से, मतलब इस तरह से हम 4-5 लोग ही बुलाए गए थे वहाँ कविता पाठ के लिए। तो नामवर जी ने उद्घाटन भाषण दिया था और उसमें अपने संबंधों को याद करते हुए नईम जी के साथ
शिष्य गुरुवत याद किया था उनको। और ये उन्होंने उनकी जो रचनाशीलता थी नईम की, जिसमें गज़लें और नवगीत बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। एक संस्मरणात्मक मामला, लेकिन मूल्यगत जो कुछ होना चाहिए था नामवर जी की तरफ से, अगर 2-4 लाइन ही होती तो भी बहुत बड़ी बात थी। वो नहीं हुआ। जब मेरा नंबर कविता पाठ के लिए आया बाद में, तो मैं ये बात मुझे चुभ रही थी। मैंने नामवर जी से क्षमा प्रार्थना की और कहा कि अभी दिवाली हमारे आसपास मौजूद है, थोड़ा धूम धड़ाका है, चूँकि हमारे दिल दिमाग हमारी जनता के बुझे हुए हैं। वो इस तरह पता नहीं क्यों कोरोना काल का जब महाविभीषिका के दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को न सब्र है न समझ है। खैर, अवान्तर हुआ, माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने ये कहा कि मैं कविता पाठ से पहले कुछ नामवर जी से कहना चाहता हूँ। मैंने कहा नामवर जी, वहाँ दिल्ली में हम लोग 60-70 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं, 50 किलोमीटर के, लेकिन वहाँ बरसों बरस गुजर जाते हैं, सिवाय समारोहों के, दुआ सलाम के, कभी इतनी देर बैठना नसीब नहीं हुआ नामवर जी के साथ। यहाँ एक मौका था और ये मौका और ये आ रही है। नामवर जी ने अपनी बात रखी है। नईम साहब को याद करते हुए हमें गर्व है कि एक गीतकार भी नामवर जी का शिष्य रहा है। लेकिन नामवर जी ने कविता के क्षेत्र में बहुत मूल्यवान काम किया है। आलोचना के शीर्ष हमारे आलोचक हैं। उन्होंने कविता में कविता की तलाश बहुत की है नामवर जी ने, लेकिन गीत या गज़ल में कविता की तलाश उन्होंने नहीं की आज तक। ये मैंने कहा। अगर वो इस दिशा में भी सोचें या सोचते और नईम साहब के गीतों के बहाने छंदोबद्ध रचनाशीलता को कुछ महत्व देते या याद करते किसी बहाने, तो इनके पीछे आने वाली जो आलोचकों की पीढ़ी है हमारी, उसको भी प्रेरणा मिलती। और वो इन काव्य रूपों के प्रति जो उनका रूढ़ नज़रिया है हमारे आलोचकों का, जिसमें युवतर और प्रौढ़ और सब शामिल बहुत सारे लोग हैं, मैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी को थोड़ा अलग रखता हूँ इस मामले में, तो उनको प्रेरणा मिलती। और इन विधाओं की जो उपेक्षा हिंदी की आलोचना में हो रही है, उसको शायद कोई किनारा को दिखाई पड़ता कहीं दूर। ये मैंने शिकायत के लहजे में विनम्रता के साथ। तो वहाँ तो फिर नामवर जी तो चूँकि बोल चुके थे, लेकिन बाद में जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए थे, वहाँ उन्होंने कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक के लहजे में मुझे टोका टोंट किया। कोई बात नहीं, अपने बड़े थे वो हमारे। फिर मैंने दिल्ली आकर अलाव का उस समारोह को लेकर संपादकीय लिखा संस्मरणात्मक तरीके से। दिल्ली से देवास नाम है उसका, दिल्ली से देवास। उसमें मैंने इस पूरे मुद्दे को जो वहाँ घटित हुआ और जो मेरे भीतर है इन रचनाशीलता के संदर्भ में जो बातें थीं, उन सबको मैंने रेज किया उस संपादकीय में। और वो नामवर जी के पास पहुंचना ही था, वो पहुंचा। तो उन्होंने पढ़ा और जब एक दिन किसी उसमें संगोष्ठी में मिले, कहने लगे मैंने पढ़ लिया। अब देवास में तो जो हुआ ही, लेकिन तुमने अलाव को भी उसमें शामिल कर लिया। उसके बाद 2-4 चिट्ठियाँ आ गई उस संपादकीय को लेकर, वो अगले अंक में छाप दी मैंने। उसको लेकर फिर नामवर जी ने अपना कहा कि कृषक अब देवास भी हो गया, संपादकीय भी हो गया और अब चिट्ठियाँ भी चल रही हैं। मैंने कहा आदरणीय, आप हैं, अब जो हमारे साथी पाठक हैं, रचनाकार मित्र ही तो हैं जिनकी चिट्ठियाँ आ रही हैं, और आपको सम्मानित, सब लोग सम्मानित मानते हैं आपको, अपने ही तो लोग हैं सब, और आप पर इसका क्या वो पड़ना है असर। तो हाँ, मुस्कुरा कर रह गई, हाँ ठीक है। खैर उसके बाद मैंने कोई चिट्ठी आई भी नहीं, और शायद आई भी हो तो मैंने शायद नहीं छापी होगी, मेरे ख्याल आई नहीं थी कोई चिट्ठी। तो ये सब जो संदर्भ हैं
ये उस यात्रा का हिस्सा है जिस यात्रा से मैं गुजरता रहा हूँ। नागार्जुन पर जन्मशती पर पहला अंक किसी पत्रिका का वो अलाव का है। 500 पेज से ऊपर का विषय अंक है वो। बाद में बुक फॉर्म में भी आया वो, इंद्रप्रस्थ प्रकाशन ने उसको छाप दिया था बाद में, लेकिन वो बहुत अच्छा अंक माना गया। वो नेपाली, नईम, शील, उसके बाद एक और काम हमने किया जिसकी गूंज अभी मौजूद है 5 साल के बाद भी। तो मैं समय को देख रहा हूँ, थोड़ा मुझे संकेत भी कर देंगे मिश्र जी, तो भी मैं थोड़ा सावधान हो जाऊँगा। अभी मुझे करीब 10-15 मिनट कविताएं भी पढ़ना चाहता हूँ। इन्हीं संदर्भों के साथ हैं, वो पत्रकारिता की दुनिया या साहित्य और ये सब है इसमें कुछ। तो खैर, मैं ज़रा देखूं टाइम को। हाँ, 15-20 मिनट तो मिल सकते हैं ना जी। तो ये है। तो नागार्जुन जी के बारे में मैं बोल रहा था। नागार्जुन जी पर वो बहुत सराहा गया अंक है और मैं उनकी स्मृति को अभी प्रणाम करता हूँ। उस अंक की चर्चा रही है। लेकिन जो मेरी मतलब अलाव का जो आदि काल है, वहाँ से लेकर जो मेरी चिंताओं में शामिल रहा है, क्योंकि मैं खुद मैंने फ्री वर्स कविताएं भी लिखी हैं, मेरा एक पूरा संग्रह है उसके बारे में, लेकिन मैं अंततः गीत धर्मी कवि हूँ। और गीत धर्मी कवि गज़लकार भी हूँ, तो भी वो गीत धर्मिता उसमें शामिल है, क्योंकि ये हिंदी गज़ल की जो यात्रा है उसकी एक पहचान इससे भी बनती है कि ये उर्दू परंपरा को लेकर गज़ल आ रही है या हिंदी की काव्य परंपरा के साथ इसका कोई रिश्ता बनता है। वहाँ भी गीत धर्मिता मिलेगी आपको। तमाम जो गज़ल की जो बड़ी कसौटियाँ हैं उसके शिल्प को लेकर, उनके निर्वाह के साथ साथ ये बात है कि हम हिंदी कविता की परंपरा के साथ गज़ल को रख कर आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो इस नाते इस सोच को लेकर हमने पहली बार अलाव ने एक बड़ा अंक प्लान किया। वो भी 500-550 पेज का है, अंक है वो। और उसमें उसका मुख्य जो सरोकार है वो गज़ल की समालोचना जो नहीं के बराबर है, उसको हमने कोशिश की कि इसमें रचनाओं की बजाय आलोचना को महत्व देंगे और उसमें रचनाकारों की कुछ विशेष चर्चाएं कुछ लोग करेंगे अपनी तरह से। तो वो हमने अंक निकाला और उसकी आज भी उसकी चर्चा है। काफ़ी साथियों ने उसको दूर दूर से उसके लिए मांगा जाता है उसको। तो वो इसीलिए कि आखिर हिंदी आलोचना का दारिद्र्य क्या है। हिंदी आलोचना का दारिद्र्य ये है, उसकी अपनी तमाम महान परंपराओं को स्वीकार करते हुए प्रणम्य है वो परंपरा, जिसमें हज़रत द्विवेदी से लेकर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह मौजूद हैं। मेजर पांडे उसमें अभी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका काम है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे समालोचकों के बावजूद ये है कि उसका दारिद्र्य क्या है। उसका दारिद्र्य ये है कि हिंदी कविता की एक पूरे दौर को सिर्फ इसलिए उस दौर में अनदेखा कर दिया गया। बहुत सारे रचना रूपों को, जो छंदोबद्ध रचना रूप हैं हमारे, मैं ख़ास तौर से नवगीत, गीत, जनगीत, जनवादी गीत, जनता के लिए जो लिखी जाने वाली रचनाएं ख़ास तौर से वो, और हिंदी गज़ल की पूरी एक परंपरा जो निराला से, अगर आधुनिक समय में बात करते हैं हम, तो निराला से लेके वो शमशेर से होती हुई, दुष्यंत कुमार से होती हुई अदम गोंडवी तक आती है, और उसके बाद वो निरंतर रचनाशीलता, उस रचनाशीलता के साथ बहुत सारे लोग हमारे हिंदी में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, गज़ल के क्षेत्र में भी, गीत के क्षेत्र में भी, लेकिन उन पर बात नहीं हो रही। हमारे आलोचक कानों में तेल दिए हुए बैठे रहते हैं ना। अगर ये पता चल जाए आलोचक को कि आप गीतकार हैं, तो गीतकार हैं, अच्छा ठीक है, गीत ऊत लिखते हैं, अच्छा गज़ल कह देते हैं, ओ
मतलब माने कवि नहीं है आप गीतकार हैं या गज़लकार हैं, लेकिन कवि नहीं है। जो मैं नामवर जी से कहा था वहाँ कि कविता में तो आपने बहुत सारी कविता का संधान किया है, लेकिन इन काव्य रूपों में, गज़ल में, गीत में, इनमें कविता है या नहीं है, ये हमें बताएं आप। तो इस तकलीफ को लेकर हमने गज़ल विशेषांक की प्लानिंग की और उसमें बहुत सारे हमारे विश्वनाथ त्रिपाठी जी, मैनेजर पांडे जी, जानकी प्रसाद शर्मा जी, असगर बजाज जी और राम निहाल गुंजन जी, बहुत सारे हमारे जो सुपरिचित समालोचना, ब्रजेश पांडे हैं पटना में, नचिकेता हैं पटना में, गोरखपुर में हमारे साथी श्रीधर मिश्र हैं, अनिल राय जी हैं, बहुत सारे लोगों ने भागीदारी की उसमें और पहली बार नए लोग और पुराने लोगों ने उसमें लिखा। गंभीर बातचीत मैनेजर पांडे से और उनसे है जानकी प्रसाद शर्मा जी से, और भी बहुत सारी मूल्यवान सामग्री है। हमने उसमें 3 आलेख उन लोगों से भी लिखवाए, संस्मरणात्मक लेख हैं वो, जो उसकी गायकी के साथ जुड़े हुए हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं। गज़ल की संगीत परंपरा जो है, गायकी की क्या गुंजाइश है, हिंदी में जब गज़लें गाई जाती हैं या गीत गाए जाते हैं तो उनकी शास्त्रीयता के संदर्भ क्या हैं और उसमें कितना वो सफल या असफल हो सकते हैं। ये 3 लेख इस तरह के भी हैं। और हमने अपनी पूर्व परंपरा को याद किया है उसमें, रचनाशीलता के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, और बाद में कुछ रचनाकारों को चुनकर हमने उनकी 2-2 गज़लें भी दी हैं उनके आत्मकथ्य के साथ। तो अच्छा काम, जब अच्छा काम होता है तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हमने सार्थक काम किया और इस विधा में हमारी सोच और उसमें कोई खोट नहीं है। तो ये सब चिंताओं के तहत अलाव के जो इस तरह के सामान्य अंक, देखिए ये देखिए जरा, इस अंक को देखिए, उल्टा दिखेगा लेकिन कुछ तो दिखेगा। ये नईम साहब पर जो अंक था, छोटा अंक है लेकिन बहुत प्यारा अंक है। मैं और दिखाना चाहता हूँ 1-2 अंक। ये वो अंक है जिसमें मैंने जिक्र किया आपको अभी, उनकी मिश्र जी का, विष्णु खरे जी वाला संदर्भ जिसमें है, ये वो अंक है। जी देखिए, इस पे कुबेर दत्त जी का पोस्टर है मुख पृष्ठ पर। अलाव के मुख पृष्ठों पर बड़े हमारे वरिष्ठ चित्रकार, कलाकार हरिपाल त्यागी जी के बहुत सारे इलस्ट्रेशंस गए हैं, लगातार वो बनाते रहे, और कुबेर दत्त जी के कविता पोस्टरों का हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह से ये मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ आपको कुछ अंक इस तरह के उनके ये हैं। और बाद में तो वो ये, अच्छा मैं एक, हाँ अच्छा, पंजाब अंक का जरा देखिए। पंजाब अंक ये है, इस साइज में निकला था वो। ये एक पत्रिका हमने, मैं थोड़ी सी बात करूंगा 2-3 मिनट में उसकी, नई पौध नाम की पत्रिका निकाली थी। ये मासिक थी और जैसे जो बच्चों की दुनिया है उसको मैंने 3 तरह से देखा था। ये बच्चों की दुनिया को 3 तरह से, घर, परिवार, स्कूल और पास पड़ोस। इस पत्रिका का जो नई पौध नाम की जो पत्रिका थी, दुर्भाग्य से वो करीब करीब साल भर, 1.5 साल उसके अंक निकले और वो समाप्त, बंद करनी पड़ी। आर्थिक संसाधनों का ही किस्सा होता है, और तो कोई किस्सा, लघु पत्रिकाएं हों या बच्चों की पत्रिकाएं हों, बड़े संस्थान तो उसको उठा लेते हैं बोझा, लेकिन वो संभव नहीं होता हमारे जैसे मजदूरों के लिए। तो नई पौध के बारे में बाबा नागार्जुन का एक उपन्यास है, नई पौध, उससे वहाँ हमने शीर्षक लिया था ये। और इस पत्रिका का बिल्कुल अलग तरह का एक महत्वपूर्ण पत्रिका है बच्चों के लिए, चकमक नाम की, विज्ञान केंद्रित पत्रिका है वो, अलग अलग तरह के जो ये। लेकिन मैंने जो इसमें किया था,
नई पौध के माध्यम से मैंने बच्चे, शिक्षक, अभिभावक तीनों का रचनात्मक सहकार, ये उसका उद्देश्य वाक्य था। बच्चे, शिक्षक, अभिभावक तीनों का रचनात्मक सहकार। इसमें विजयदान देता साहब से लेके और रविन्द्रनाथ टैगोर तक की कहानियाँ भी हमने छापी। बच्चों के इंटरव्यूज़ हर अंक में जाते थे, उनकी कलाकृतियों रेखांकन जाते थे 2 पृष्ठों पर। एक बच्चे की डायरी निरंतर शिवांक, एक बच्चा था 5वीं 6ठी क्लास का, उसकी 3 महीने हमने कंटिन्यू वो छापी डायरी, नहीं आद्यंत छापी, बाद में किताब भी उसकी आई बहुत सुंदर सी। तो इस तरह के नए प्रयोग किए। बड़ों का बचपन नाम का हमने एक स्तंभ रखा बच्चों को प्रेरित करने के लिए। बच्चे अपने स्कूल को, अपने पास पड़ोस को किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस तरह ग्रहण कर रहे हैं अपने अध्यापकों को, अपने माता पिता को, इस तरह के सब्जेक्ट्स हमने बच्चों के सामने रखे और उन्होंने बेहद सुंदर अभिव्यक्तियाँ अपनी अनुभवों को, अपने संवेदनशीलता को, अपने सहजता को, अपने भोलेपन को किस तरह से व्यक्त किया, ये सब चीज़ें उस पत्रिका के माध्यम से हम, यानी कि हमारा उद्देश्य था, नई पौध का मतलब ये था कि रचनाशीलता के क्षेत्र में क्रिएटिविटी को लेकर बच्चों का कैसे, अगर कोई संभावना या विकसित होते हैं वो बच्चे, उस दिशा में जाते हैं और उनमें कुछ दिखा, तो ये सब चीज़ें हमारी उसके पीछे उद्देश्य था। वो मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया। ये समय चूँकि इजाज़त नहीं देता है, वक्त है, वक्त की तेज़ रफ्तार है, जो नहीं चल रहा वो गुनहगार है। माने वक्त के साथ चलने की बात है, अवसरवाद नहीं है, वक्त के साथ चलने की बात है। जो वक्त के साथ नहीं है वो अपने साथ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो चूँकि समय दौड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें थी जो मन में थी, मेरे नोट भी की हुई हैं यहाँ, कुछ बातें आई गई होंगी। एक पंडित ब्रजलाल द्विवेदी साहित्यिक सम्मान, पत्रकारिता सम्मान मुझे दिया गया था अभी 2-3 साल पहले। भोपाल में संस्था है वो, जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, उससे जुड़े हुए हमारे दिनेश द्विवेदी जी उसको आयोजित करते हैं अपने दादा साहब की, पितामह की स्मृति में तो था। तो वो अलाव को उन्होंने दिया, 10वां पुरस्कार अलाव को उन्होंने दिया था और वो एक अच्छा आयोजन भोपाल में हुआ था। तो इस तरह की संस्थाएं भी हैं जो कहीं चीज़ों को देखती हैं और अपने से अलग जाकर भी वो उनको सम्मानित करती हैं। तो मन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ कविताएं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा भी था, एक ज़माना था जब भारतेंदु जी से बात हो रही थी, मैंने वो ज़माना देखा और चूँकि मैं शुरू से ही 62-61 दिल्ली आ गया था और मैंने छोटी छोटी प्रेसेस में काम किया, प्रिंटिंग प्रेसेस में काम किया और भी कुछ काम किए इधर उधर दौड़ते भागते ज़िंदगी को जीते हुए। तो उस टेक्नोलॉजी से भी मेरा परिचय रहा और मशीन चलाना और वो टाइप करना सीखना, ये सब भी रहा। बाद में खैर वो लेखन की दुनिया से चूँकि जुड़ गए, कुछ कविताएं लिखने लगे, कुछ कहानियाँ लिखने लगे, तो वो छपा गई 2-4 जगह। उसके बाद वो जो तकनीक थी उससे थोड़ा अलग हो गए और फिर एक साक्षी साप्ताहिक से मैंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की। ये करीब 64 के आसपास की बात है, 64 से भी पहले, पापड़ बेलते हुए। तो उसमें एक उस तकनीक पर एक नवगीत है मेरा, सुर्खियों के स्याह चेहरे नाम का संग्रह जो 77 में छपा था। और मेरे परंपरागत गीत के बाद जो नवगीत की तरफ में आया, जनगीत की तरफ आया, उस दौर का ये गीत है। और उस तकनीक को मैंने पहली बार मतलब मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने उस तकनीक के आधार पर व्यक्ति को केंद्रित करते हुए उस तकनीक के माध्यम से एक रूपक की तरह से लिया था। मैं वहाँ से सुनाना चाहता हूँ और 2-3 रचनाएं और सुनाऊँगा और फिर आपसे इजाज़त भी लूँगा। माफ़ी भी चाहता हूँ अगर देर हो रही हो तो वो जो हैंड कंपोजिंग की जो तकनीक थी उसको मैंने आम आदमी के साथ घटित करके देखा है, समाज के और देश के साथ। देश में जो बोलूँगा नहीं ज़्यादा,
इसमें समय कम है। उसी गीत से शुरू कर रहा हूँ मैं। शब्द यहाँ समाज हैं और वाक्य यहाँ देश हैं, और अक्षरी जो है वो व्यवस्था है जिसमें हम रहते हैं, और अक्षर तो मनुष्य है। ये इस तरह से रूपक में कुछ चीज़ें हैं। और फिर जो अक्षर की गति है उसके बारे में बात, मनुष्य के बारे में। शब्दों में दिख रही दरार, शब्दों में दिख रही दरार, वाक्यों की फिर बिसात क्या। अक्षरी से आंख मूंद कर अक्षर को दोष किस लिए। अंगुली के पोरों के कौशल में कैद। हमारे जो वरिष्ठ और हमारे हम उम्र होंगे, और उन्होंने ज़रूर वो प्रेसेस देखी होंगी, अगर वो लेखक हैं, काफ़ी हम सब उसी बिरादरी के लोग हैं, तो उस प्रेस से ज़रूर उनका साबका रहा पड़ा होगा, अपनी किताबों को कंपोज करते हुए देखा होगा लोगों को, और वो सब रोमांचक होता है, सब कुछ मुश्किल तो है ही। तो अंगुली के पोरों के कौशल में कैद, लाइन में लगे लगे होते नापैद। चिमटी से कतिया तक जिनका संघर्ष, उन पर यूं रोष किस लिए। अक्षर को दोष किस लिए, शब्दों में दिख रही दरार, वाक्यों की फिर बिसात क्या। अंतिम चरण इसका ये है कि चिमटी से कतिया तक जिनका संघर्ष, चिमटी से कतिया तक जिनका संघर्ष, उन पर यूं रोष। चिमटी से कतिया तक जिनका संघर्ष, उन पर यूं रोष किस लिए। अक्षर पर दोष किस लिए। अंतिम चरण जो है वो ये है कि यंत्रों के सांचे में रूपायित फेस। आज की सभ्यता की विडंबना भी यही है, मनुष्य की विडंबना भी यही है कि यंत्रों के सांचे में रूपायित फेस, जूझ रहे भरने को सीमित स्पेस। यंत्रों के सांचे में रूपायित फेस, जूझ रहे भरने को सीमित स्पेस। स्टिक पर चढ़ना ही जिनका उत्कर्ष, उन पर आक्रोश किस लिए। अक्षर को दोष किस लिए, शब्दों में दिख रही दरार, वाक्यों की फिर बिसात क्या। ये उसको, उस तकनीक को मैंने याद किया, और ये संयोग ही रहा कि मेरे पहले नवगीत संग्रह का नाम है सुर्खियों के स्याह चेहरे, और दूसरे जो फिर वही आकाश नाम का जो संग्रह, उसका नाम है, उसका जो शीर्षक गीत है उसका नाम है फिर वही आकाश। इन दोनों रचनाओं का जो केंद्र है, अंतर्वस्तु है, वो मीडिया है। वो कहीं ना कहीं शब्दों की दुनिया है, संवाद की दुनिया है। अपने आप को व्यक्त करना और उस पूरी व्यवस्था में अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, वो क्या है, कितना बचा है, कितना चला गया है, कितनी संभावनाएं हैं, कितना नष्ट हो चुका है, ये सब चीज़ें उसके साथ जुड़ती हैं। तो 2 गीत मैं अंत में इसमें सुनाऊंगा इसको लेके। पहला गीत है, सुर्खियों के स्याह चेहरे हम कहाँ हैं। आप आज भी मीडिया का हाल देख लीजिए, आज तो पतनशीलता के वो उस गर्त में चला गया जहाँ से वापस आना लगता है बहुत ही चुनौती भरा होगा और मुश्किल होगा। जिस तरह की सत्ता व्यवस्था के साथ हमारा जो चाहे छपित पत्रकारिता हो, चाहे वो दृश्य पत्रकारिता हो, उसके पतनशीलता का कोई सीमा नहीं है। आज की सत्ता व्यवस्था उसको वहाँ तक ले गई है, और वो उसके साथ हम कदम है, दुर्भाग्य से। तो उस समय मैं पूछ रहा हूँ, ये इमरजेंसी के दौर के आसपास का गीत है। सुर्खियों के स्याह चेहरे हम कहाँ हैं, बढ़ रहा आकार शब्दों का,
बढ़ रहा आकार शब्दों का, हो रहे हैं अर्थ बौने, उठ रहे राडार कानों के, स्वर बिचारे आध पौने। हम जहाँ हैं सुर्खियों के स्याह चेहरे, हम कहाँ हैं कि बहुत से संवाद सतरों के, बहुत से संवाद सतरों के, छू रही हैं सिर्फ आंखें। घुस रहा यदि कुछ जहन में तो बस सलाखें ही सलाखें। हम यहाँ हैं सुर्खियों के स्याह चेहरे, हम कहाँ हैं। ये प्रश्नों के माध्यम से 2 चरण का गीत छोटा मैंने आपको सुनाया। दूसरे संग्रह से जो उसका शीर्षक गीत है वो मैं सुना रहा हूँ, वो भी इसी उससे जुड़ा हुआ है कि इस पूरी दुनिया में, इस चमकीली इस हवाई दुनिया में मनुष्य की क्या गति और स्थिति है। फिर वही आकाशवाणी, फिर वही आकाश, फिर वही आकाशवाणी, फिर वही आकाश, धूल का उपहास। फिर वही आकाशवाणी, फिर वही आकाश, धूल का उपहास। कि शब्द संपादित चढ़े हैं ध्वनि तुरंगों पर, शब्द संपादित चढ़े हैं ध्वनि तुरंगों पर, योजनों तक झूठ का अनुवाद श्रृंगों पर। घाटियों से बह रहा गल सत्य का कैलाश, फिर वही आकाशवाणी, फिर वही आकाश, धूल का उपहास। अंतिम चरण, कौन से कानों, अंतिम नहीं है, बीच का चरण है ये, सॉरी, कि कौन से कानों सुने जो गा रहा अंबर, कौन से कानों सुने जो गा रहा अंबर, हैं इसी वातावरण में और भी तो स्वर। बह रही आकाश गंगा, सह रही है प्यास, फिर वही आकाशवाणी, फिर वही आकाश, धूल का उपहास। अंतिम चरण इस गीत का ये है, लोग ही हैं भाषते जो, लोग ही हैं भाषते जो, सुन लिया जब से, तंत्र के स्वर तंत्र पर हैरान हम तब से। कि लोग ही हैं भाषते जो, सुन लिया जब से, तंत्र के स्वर तंत्र पर हैरान हम तब से। कि ताड़ को तिल और तिल को ताड़ सा विन्यास, फिर वही आकाशवाणी, फिर वही आकाश, धूल का उपहास।